हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सोशियो स्क्वाड। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DTPSB एग्ज़ाम्स 2022 के बारे में। और ये वीडियो स्पेसिफिकली पीजीटी एग्ज़ाम्स को लेकर रहेगी कि हम पीजीटी एग्ज़ाम्स को किस तरीके से अप्रोच करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहे, क्योंकि बहुत ही जल्दी इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो उसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया है कि किस तरीके से हम इस वीडियो में सारी चीज़ों का एनालिसिस करें कि उन एग्ज़ाम्स जो अभी तक हुए हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस DTPSB ने पूछे हैं और उनके बेसिस पर आने वाले एग्ज़ाम्स में DTPSB किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि इस वीडियो की जो थीम रखी है मैंने, वो उसमें भी मैंने यही मेंशन किया है दैट हाउ शुड अप्रोच DTPSB PGT एग्ज़ाम्स 2022। अब सबसे पहले बात आती है कि मैं इसकी स्ट्रेटजी तो बताऊंगी आप लोगों को किस तरीके से इसके एग्ज़ाम्स को हम अप्रोच करना चाहिए एंड व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो इसका रीज़न है कि मैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को एक बार क्वालिफाई कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। तो यू कैन ट्रस्ट मी कि हाँ, मैंने जो भी अप्रोच मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आप उसको फॉलो करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नंबर वन, मैं इसमें जो सबसे पहले बात करूँगी वो करूँगी कि वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर DTPSB एग्ज़ाम्स। और सिर्फ DTPSB के एग्ज़ाम्स ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो DTPSB के लिए आपको अट्रैक्ट करती है या आपको अट्रैक्ट करना चाहिए उस चीज़ के लिए। ठीक है, कुछ रीजन्स होते हैं ना जिसकी वजह से हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो बिकॉज जब तक आपके पास रीजन्स नहीं होंगे सॉलिड, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे ही नहीं। वो पैशन जो होता है ना, वो आएगा ही नहीं। आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ चलनी चाहिए कि हाँ, इसलिए हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो DTPSB में जो सबसे बड़ी बात है वो है एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इसका। DTPSB का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। बहुत टाइम से फॉर्म आया, उसके बाद बहुत टाइम से एग्ज़ाम हो जाता है और एग्ज़ाम होने के बाद बहुत ही जल्दी ये अपना रिज़ल्ट निकाल देते हैं, ज्वाइनिंग देते हैं। अभी जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है, अभी आई थिंक मार्च में मे बी फॉर्म इसके आ जाएँ और मार्च में फॉर्म आने के बाद इसका एग्ज़ाम के लिए बोला है DTPSB ने कि जून में, आई एम सॉरी, नॉट इन जून, इतना टाइम ये लेंगे नहीं। इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है दैट इज़ इन अप्रैल, राइट। तो ये एग्ज़ाम होगा अप्रैल में, और अप्रैल में एग्ज़ाम होने के बाद ये जून तक में रिज़ल्ट निकाल देंगे। 2 महीने से ज़्यादा DTPSB एग्ज़ाम के रिजल्ट्स निकालने में टाइम लेता नहीं है। बिकॉज लास्ट टाइम का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, वो जून में इन्होंने एग्ज़ाम लिया था और अगस्त या सितंबर तक इन्होंने जून लास्ट में इनका एग्ज़ाम हुआ था, 25 जून आई रिमेंबर। और अगस्त के लास्ट में सितंबर फर्स्ट वीक तक इन्होंने अपना रिजल्ट निकाल दिया था। तो इस बार का रिजल्ट भी मोस्ट प्रोबेबली जून लास्ट तक में या जुलाई फर्स्ट वीक तक में निकाल देंगे। और रिजल्ट आने के बाद ये जो रिजल्ट आता है, ये फर्स्ट रिजल्ट आता है ई डोजियर कट ऑफ के लिए। ठीक है, आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको मैं कहूँगी कि ई डोजियर से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख लें। अगर आपको वहाँ से नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूँगी कि किस तरीके से DTPSB कट ऑफ्स जारी करता है और उनका क्या प्रोसीजर होता है। तो मैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पर प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगी। तो इसमें क्या होता है कि जून में ये अपना फर्स्ट ई डोजियर कट ऑफ निकाल देंगे और उसके बाद अपना फाइनल कट ऑफ ये जनरली 20-30 डेज़ में फाइनल कट ऑफ निकाल देते हैं। और उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ के बाद बहुत जल्दी ये ज्वाइनिंग अपनी दे देते हैं। आपको फाइनल डॉक्यूमेंटेशन अपना वहाँ करना होता है और डॉक्यूमेंटेशन के बाद फटाफट से आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो जून का मतलब है कि आपको अगस्त तक आराम से, बहुत ही आराम से आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। नंबर 2 कि ये तो बात हुई रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। दूसरी बात आती है कि सैलरी। तो सैलरी की अगर हम बात करें कि DTPSB में सैलरीज बहुत ही अच्छी मिलती हैं। उसके अलावा सैलरी के साथ आपको एक और चीज़ है कि आपको HRA मिलता है। ठीक है, तो बिकॉज इट्स इन दिल्ली, तो अर्बन एरिया वाला आपको HRA मिलेगा और वो HRA आई थिंक 7.5% है DTPSB की वैकेंसीज़ में, DTPSB की जॉब्स में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही डिसेंट होता है। तो ये भी एक अच्छा रीज़न होता है। थर्ड रीज़न इज़ लोकेशन। आपको रीलोकेट वाला जो इशू होता है वो नहीं होता है। अगर आपकी स्टेट सर्विसेज की में आप अप्लाई करते हो या सेंट्रल की सर्विसेज है, जैसे कि KVS में अगर हम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, रीलोकेट का बहुत इशू होता है, आपके ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। लेकिन दिल्ली में आपको ट्रांसफ़र वाला इशू नहीं होता है। आपका अगर होगा भी तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, और वो स्टेबिलिटी वाली जो चीज़ है ना, वो DTPSB की वैकेंसीज़ में होती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक टाइम के बाद हमें लगता है ना कि हमारी जो भी जॉब है उसमें स्टेबल हो हम।
तो वो वाली चीज़ है। एंड इट्स वेरी डिग्निफाइड पोजीशन। पीजीटी की जो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए तो मैं बोलूँगी कि वो तो खासकर बहुत ही अच्छी वैकेंसीज होती हैं। अमाउंट आपको अच्छा मिल रहा होता है, उसके साथ साथ आप अभी जब ज्वाइन करोगे आप सेकंड ग्रेड की पोजीशन से करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द ये प्रमोशन हो जाता है आपका और फर्स्ट ग्रेड की पोजीशन आप लोगों को मिल जाती है। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नाइस टू यू। तो ये एक दूसरी बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आप लोग जो लोग किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उसके साथ वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी DT+B की वैकेंसी जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। बहुत ही शानदार मौका मैं कहूँगी उन बच्चों के लिए, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को अप्रोच करें, पेपर किस तरीके का आता है और किस तरीके से आप अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि आप इस पेपर को क्वालिफाई करें। तो मैं उस पर फटाफट से डिस्कस करती हूँ। देखिए, इसमें दो पार्ट में पेपर आता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट। पेपर 1 एंड पेपर 2, दो पार्ट में ये पेपर आएगा। एंड पेपर 1 जो होता है उसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस और पेपर 2 जो होता है उसमें होते हैं 200 क्वेश्चंस। अब हम बात कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, आई शुड चेंज द कलर, राइट। सो पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 1 में आते हैं क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस ये जो होते हैं इनको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया होता है, ठीक है। अब ये 5 सेक्शंस किस तरीके से होते हैं, ये 5 सेक्शंस किस तरीके से होते हैं, 20 क्वेश्चंस का सेट बनाया होता है इन्होंने, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। और इन 5 पार्ट्स में क्या होता है कि ये सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस, राइट। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस, इन 5 पार्ट्स में इसको ये डिवाइड कर देते हैं और 20 क्वेश्चंस दे देते हैं। बट एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को अपने माइंड में रखनी चाहिए कि इन क्वेश्चंस में एक बार अगर आपने जो अटैम्प्ट कर लिया है तो आप वापस जाके अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं, आपको सबमिट करना होता है और उसके बाद में आपको आगे बढ़ जाना होता है। तो आपको जब भी पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये दिमाग में रखना होगा बहुत ही क्लियर कट कि हाँ, मैंने इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लिया है, मैं वापस नहीं करूँगा। तो फाइनल जो भी आपका आंसर है वो आपको वहाँ सबमिट कर देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पेपर के लिए बिलीव मी, ये वो पेपर है जो आपकी कट ऑफ में आपका सिलेक्शन दिलवाता है आपको, यही वो पेपर है। बिकॉज सब्जेक्ट का जो पेपर होता है उसके लिए सब प्रिपेयर करते हैं, एवरीवन विल बी प्रिपेयर फॉर दैट। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो सिंसियर है और उस पेपर को प्रिपेयर नहीं कर रहा है। सो कीप इट इन योर माइंड कि आपको इस पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मैं इस बात पर इसलिए जोर डाल रही हूँ बिकॉज जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है या कुछ मार्क्स से रह रहे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक नेट का एग्ज़ाम देते हैं या गेट का एग्ज़ाम दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, या फिर पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट के लिए सब फोकस करते हैं। बट व्हाट पीपल डू, वो फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें तो जितना भी होगा उतना कर लेंगे। एंड दिस वन इज़ द पेपर जो आपकी कट ऑफ में, आपके फाइनल सिलेक्शन में आपकी बहुत ही हेल्प करता है। सो हैव अ फोकस ऑन इट कि आप यहाँ इन 100 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट, आई विल से एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस आपके वहाँ ठीक हो रहे हो। नेगेटिव मार्किंग होती है, सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि नेगेटिव के बाद अगर आपके यहाँ पे 50 मार्क्स बन रहे हैं तो वो एक ठीक ठाक स्कोर होता है। और अगर आपका 70 तक स्कोर जा रहा है तो दैट विल बी अ वेरी डिसेंट स्कोर और आपके सिलेक्शन के बहुत ही अच्छे चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए आपको इस पेपर पे फोकस रखना है। मैं इस पेपर के लिए बार बार मैं कहूँगी, मैं हर बार और भी जो भी स्टूडेंट्स मेरे से इस पेपर को इस DT+P की वैकेंसी से रिलेटेड सलाह मांगते हैं, मैं उनको भी ये कहती हूँ कि पेपर 1 पर फोकस दीजिए। अब बात आती है कि पेपर 1 के लिए आप तैयार कैसे करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, आप प्रिपेयर कैसे करें। तो DT+B के लास्ट 1 ईयर, ठीक है, आई एम सेइंग लास्ट 1 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हुए, जितने भी पेपर्स हुए, चाहे किसी के भी हों, चाहे वो LDCs के पेपर्स हों, स्टेनोग्राफर का पेपर हो, असिस्टेंट ये टेक्नीशियन वाले पेपर्स हुए थे अभी तक, TGT, PRT, किसी भी पोजीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें ये फर्स्ट पेपर वो देते ही हैं। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के, डोंट स्किप देम, राइट। आई एम राइटिंग हियर
मैथ्स एंड रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस उन पेपर्स में आए हैं उनको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश ऑल्सो, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है। इन 3 को तो आप बिल्कुल ऐसे पी जाते हैं ना, लोग कहते हैं, एक कहावत होती है कि घोंट के पी जाना वाली चीज़, तो वो वाली चीज़ आप लोग कर लीजिए इसको, तो बिल्कुल मतलब यू शुड डाइजेस्ट इट, कि आपसे कोई पूछे कि ये वाला क्वेश्चन हुआ है तो हाँ आपके दिमाग में वो होना चाहिए कि, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और अगर वो क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हो रहा है तो वो थोड़ा बहुत चेंज करके उसका जो पैटर्न होगा वो वही होता है लगभग, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। तो मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग के लिए तो आप कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डोंट गो एनीवेयर, किसी यूट्यूब चैनल को या किसी और चीज़ को, किसी भी चीज़ को आपको अलग से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल या कोई भी अच्छे ट्यूटर्स हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो DSSP के एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं, you can subscribe their channel, you can follow them, and I would like to tell one more thing is that कि जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उनको बाय हार्ट फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 4 दिन इसको कर लिया, 4 दिन उसको कर लिया है, एंड हैव फेथ इन हिम और हर, जो भी हैं जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ होती है ना कि नहीं यार ये बंदा तो ऐसे पढ़ा रहा है या ये बंदी तो ऐसी पढ़ा रही है, उस चीज़ को मत कीजिए। जो भी पढ़ा रहे हैं उनमें थोड़ा फेथ रखिए, ट्रस्ट कीजिए उनको, और अगर आप उसे कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो आई कैन बैट ऑन इट कि वो जो भी होंगे वो एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करा लेंगे और आप उन चीज़ों को कर भी लोगे। बट जो ऐसे करते हैं कि 4 दिन यहाँ से 4 दिन वहाँ से, वो स्टूडेंट्स कभी भी चीज़ों को क्रैक नहीं कर पाते। तो ये तो बात हो गई मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए। तो अगर आपने लास्ट 1 ईयर के पेपर्स भी सॉल्व किए हैं सारी वैकेंसीज़ के, तो वहाँ पर इन 60 क्वेश्चन में से आप बहुत आराम से 45 प्लस क्वेश्चंस ठीक कर जाएंगे। 45 तक क्वेश्चंस आपके बहुत ही आराम से ठीक हो जाएंगे। एंड फिर आते हैं इंग्लिश और हिंदी के लिए। हिंदी में भी देखिए पैराग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, तो आई थिंक 5 क्वेश्चंस तो पैराग्राफ से ही होते हैं वहाँ, तो ये 5 क्वेश्चंस आप बिल्कुल ठीक करके जा सकते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद आते हैं पैराग्राफ के बाद वहाँ पर आते हैं अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम और समास। तो इनसे 10 क्वेश्चन कवर कर लेता है ये जो 5 टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि विच्छेद और अलंकार। इन 5 टॉपिक को आप कवर कर जाइए और इनसे 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और यहाँ से आप आराम से इस तरीके से 12 प्लस क्वेश्चंस आप ठीक कर जाएंगे हिंदी में। देन हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जीएस का जो पोर्शन आता है उसमें देखो जीएस बहुत ही वास्ट है। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यूसली किसी एग्ज़ाम की तो आप उसको कवर कर लेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम्स को ही स्पेसिफिकली फोकस करके प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भागिए। बस एक काम कर लीजिए कि ल्यूसेंट की बुक आती है, ठीक है, इंग्लिश में येलो कलर की आती है और हिंदी में आई थिंक ब्लू वन वाली जो है वो जो बुक आती है, उसमें से पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, पॉलिटी, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, आप उसको वहाँ से कवर करें और उसको कवर करने के बाद बस उसी को बार बार रिवाइज़ करें। तो आपके जो क्वेश्चंस होने वो वहाँ से हो जाएंगे, जो नहीं होने वो कहीं से नहीं होंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने का टाइम भी नहीं है अभी, बिकॉज यू आर हैविंग 1 मंथ। अप्रैल में एग्ज़ाम है एंड इट्स लास्ट वीक ऑफ मार्च, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इन 3 सेक्शन को आप कवर कर लें। उसके अलावा करंट अफेयर्स आप देख लें, और करंट अफेयर्स के लिए आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स देख लें। और ये बहुत ही वैसे वाले जो करंट अफेयर्स होते हैं फैक्चुअल टाइप की, ये वाला इवेंट कहाँ हुआ है, ये वाला इवेंट कहाँ हुआ है, इस तरीके के। और उन इवेंट्स को याद करना बिल्कुल ना भूलें जो कि दिल्ली में हुए हैं या दिल्ली के आसपास के एरिया में हुए हैं, एनसीआर में, या जो इंटरनेशनली वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उन इवेंट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखें, तो वहाँ से हो जाएंगे। और पॉलिटी में भी जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वैसे बहुत डिटेल में वीडियो हो जाएगी ये। पॉलिटी में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि उन टॉपिक्स में जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, प्रिएम्बल, राइट, प्रिएम्बल। उसके अलावा शेड्यूल वाला सेक्शन जो है आगे है, उसमें
एंड शेड्यूल्स के अलावा कि किस पार्ट में कितना है, तो पार्ट्स के नाम, लाइक उसमें वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 to 11 है, आर्टिकल पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है। तो 22 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उन पार्ट्स को थोड़ा सा एक बार, उसकी एक टेबल होगी, आप चाहे तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से पढ़ लीजिए, ल्यूसेंट में भी वो टेबल बनी हुई है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इन द सेम वे इन हिस्ट्री व्हाट यू शुड फॉलो, हिस्ट्री में आपको गांधीयन एरा जो है उसको बिल्कुल मिस ना करके जाएं। अभी बोस की भी 150th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है, तो बोस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोस एंड पटेल। तो इन तीनों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये कुछ तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जैसे 150th एनिवर्सरी हो रही है, 100th एनिवर्सरी हो रही है, 200th एनिवर्सरी हो रही है, लाइक जलियांवाला बाग की हुई थी अभी, वहाँ पर कमेटी बनी थी, तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लें। तो इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप उनको स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर से कनेक्ट करके, जो भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है उसको थोड़ा सा उस करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन जो है उसका, वो भी आप वहाँ से पढ़ लें। तो इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट पेपर 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता देती हूँ आपको कि पेपर 2 के बारे में, कि पेपर 2 को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। देखिए पार्ट 2 में आता है, पेपर 2 है ना। अब पेपर 2 में क्या होता है कि 200 क्वेश्चंस आते हैं और नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत स्कोरिंग वाला जो पोर्शन होता है वो यही होता है, और आप इसको तो मिस कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपके साथ के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो आपके सब्जेक्ट के हैं और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए हैं, वो आपको यहाँ एक टफ कंपटीशन देने वाले होते हैं। तो इस सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इसके लिए अभी मैं इसको सब लोगों के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो बाद में मैं सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बता दूंगी, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें सोशियोलॉजी के वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अप्रोच करें इस पेपर को, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या क्या करना है इन 200 क्वेश्चंस के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं नेट के एग्ज़ाम्स। नेट वाले जो पेपर्स होते हैं उनसे DSSB में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कुछ टॉपिक्स जस्ट 3-4 पेपर्स जो हैं लास्ट के DSSB का, लाइक अभी एग्जाम होने वाला है, तो इससे पहले के जो 5 पेपर हैं नेट के, उनमें किस तरीके का ट्रेंड रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से आप पढ़ के जाएं, बहुत ही अच्छे से देख के जाएं, और उन टॉपिक्स को सर्कल कर लें जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बिकॉज बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं वहीं से क्वेश्चंस के रिपीट होने के। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ अलग भी हो। तो आपको क्या करना है कि नेट के पेपर्स को सॉल्व करना है, उसके बाद DSSB का जो लास्ट ईयर का पेपर था उसको आपको सॉल्व करना है और पता करना है कि वहाँ से कितने क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं या टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। वैसे मैं तो सजेस्ट ही करूँगी कि आप एटलीस्ट 10 to 15 पेपर्स नेट के सॉल्व करके जाएं बिफोर द एग्ज़ाम, और DSSB के लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर की एक बुकलेट आप ले लें, वहाँ से उनको आप सॉल्व करें, और आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लाइक PGT के एग्ज़ाम्स हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स के, अभी रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो वहाँ से जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल बहुत ही अच्छा होता है, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें। सो दिस इज़ द ओनली की। आप जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे वहीं से आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे, क्योंकि DSSB के एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ, वो होती है टाइमिंग की। आपको टाइमिंग के लिए मिलते हैं 120 मिनट, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 300 क्वेश्चन, जिसमें से 100 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और GS के। एंड मैथ्स रीजनिंग का आपके देखो 60 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के, और आप लगा के चलो कितनी भी अच्छी स्पीड होती है आपकी, तो 60 क्वेश्चंस में आपके 40 मिनट्स तो वही ले जाता है, और बाकी के 20-30 मिनट्स में आपको 3 सेक्शन करने होते हैं। तो आप टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ध्यान रखना होता है। आप प्रैक्टिस करें पेपर, आपको उसी से पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ आप फैच कर सकते हो मार्क्स को, आप सब्जेक्ट के पेपर को कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो GS
जीएस में अच्छा नहीं कर पाते, मैथ्स रीजनिंग में अच्छा कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जीएस में अच्छा कर लेते हैं, मैथ्स रीजनिंग में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और देखें कि आप किस पोर्शन में अच्छा कर पा रहे हो, और जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसे एवरेज करें, और जो एवरेज है उसे बेस्ट करने की कोशिश करें। सो दिस इज़ द ओनली की टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। और बाकी का आपको कुछ भी डाउट है DSSP से रिलेटेड, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं आप मुझसे उसके बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम है। मैं कमेंट बॉक्स के जितने भी टेक्स्ट होते हैं मैं उनके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। स्टिल अगर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ तो मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।